हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 99 चैनल पे। तो यूथ कंपटीशन बुक इतिहास नेट जेआरएफ, जिसमें टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड से लेकर के यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान स्कूल कॉलेज या लेक्चरर सभी के लिए है। केवीएस विषय सूची है, जिसमें पहला चैप्टर है भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। पहला चैप्टर है भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रधान संस्कृति टीलों में है क्या? इसका आंसर बी होगा। कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें प्रधान क्या होगा? एक ही संस्कृति होगी। यहाँ देखते हैं, टीलों के नीचे पुरानी बस्तियों एवं संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं। टीलों के नीचे पुरानी बस्तियों एवं संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं। ये संस्कृतियाँ कई प्रकार की होती हैं, हो सकती है। पहला एकल संस्कृतियाँ, मुख्य संस्कृतियाँ, बहुसंस्कृतियाँ। एकल संस्कृतियाँ उसे कहते हैं जिसमें टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है, उसे एकल संस्कृतियाँ कहते हैं। जबकि मुख्य संस्कृति उसे कहते हैं जो टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है। अन्य संस्कृतियों जो पूर्व काल की भी हो सकती है और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती है। मतलब मुख्य प्रधान संस्कृतियों में टीलों में एक संस्कृति की ही प्रधानता होती है, चाहे वो उससे पूर्व की संस्कृति हो या उसके बाद की। कहने का अर्थ यह है। बहुत संस्कृतियों किसे कहते हैं? तो बहुत संस्कृति टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, जो कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। जैसे एक संस्कृति चल रही है, उसके साथ कई सारे संस्कृति वही समय में चले तो बहुसंस्कृति कहा जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। एकल संस्कृतियाँ, जिसमें मुख्य संस्कृतियाँ और बहुसंस्कृतियाँ। संस्कृतियाँ तीन प्रकार की मुख्यतः होती हैं: एकल, मुख्य और बहुसंस्कृतियाँ। एकल संस्कृतियाँ टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। भले टीलों कई सारे हो, लेकिन संस्कृति एक ही तरह की दिखाई देती है। मुख्य प्रधान संस्कृति उसे कहते हैं भले उससे पहले का हो या बाद का हो, उस समय का, लेकिन उन सभी संस्कृतियों में मुख्य संस्कृति एक ही होंगे। और बहुसंस्कृतियाँ उसे कहेंगे जो एक ही समय में कई सारे संस्कृति साथ साथ चलती हो, उसे बहुसंस्कृति कहते हैं। टीलों की खुदाई दो तरह से होते हैं। पहला अनुलंबन, दूसरा क्षैतिज। टीलों की खुदाई दो तरह से, पहला अनुलंबन, दूसरा क्षैतिज। दूसरा क्वेश्चन है, नवपाषाण युगीन स्थलों में हड्डी से बने औजार कहाँ से मिले हैं? हड्डी से बने औजार कहाँ से मिले हैं? तो उसका आंसर है बी, यानी ए गुफाकरण जम्मू कश्मीर में है, और सी यानी चिरांद, जो कि बिहार में है। बिहार से चिरांद से हिरण के हड्डी के साक्ष्य मिले थे। यहाँ देखते हैं, इतिहास को विभाजन प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक काल तीनों भागों में विभाजित किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका नहीं कोई साक्ष्य मिला हो लिखित, उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। आधैतिहासिक काल उसे कहेंगे जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला हो पर अभी तक पढ़ा नहीं गया हो। ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। अब नवपाषाण कालीन निम्न स्थलों में हड्डियों से बने औजार मिलते हैं, जिसमें गुफाकराल और बिहार के चिरांद महत्वपूर्ण है। गुफाकराल यह जम्मू कश्मीर प्रांत में स्थित है। इसकी खुदाई 1981 ईस्वी में हुआ। AK शर्मा ने करवाई थी। यहाँ से भेड़ बकरी जानवर की हड्डियाँ और इनके बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हड्डी की बनी सुइयाँ, तैग पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी, बांसुली, खुरपी, छेनी, उदार। वही चिरांद जो कि बिहार में है,
मध्य गंगा घाटी स्थल जो नवपाषाणकालीन स्थल है चिरांद, जो कि बिहार के छपरा जिला में स्थित है। यहाँ से उपकरणों में से जो मिला है वो पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी तथा सींग के बने छेनी, बर्मा, वाण, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि। इसके अलावा सरुतारो जगह है, ये गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसके उत्खनन के दौरान कुल्हाड़ी जैसी सामग्री मिली थी। यहाँ से मृदेभांड जैसे भूरे और धूसर रंग के मिले थे, वही जिन पर रस्सी का निशान है। नवीन नवपाषाणकालीन स्थल है। वहीं दाओजली हैंडिंग की बात करें तो ये असम में है, जो कि 45 सेंटीमीटर मोटे निक्षेप नवपाषाणकालीन लकड़ी के बने कुल्हाड़ी के अवशेष यहाँ से मिले हैं तथा पत्थरों के कुल्हाड़ी, छेनी, सिलबट्टे, ओखली, मुसल, हाथ के बने मृदभांडों पर लाल रंग का मुहर देखा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि फावड़ा और हसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों में से मिले हैं। इनके फावड़ा और हसिया छोटे शस्त्रों एवं घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। दूसरा कथन है मास्की और नागार्जुनकोंडा महापाषाण युग के स्थल है, क्या सही है? तो दोनों सही है। फावड़ा और हसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं और मास्की और नागार्जुनकोंडा महापाषाण युग के स्थल है, जो कि दोनों सत्य है। इधर देखेंगे तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे बृहत अथवा महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। बृहत पाषाण को मेगालिथ भी कहा जाता है। वही कृषि कार्य से भली भांति परिचित थे ये सब वहाँ के लोग। इनके प्रमुख अनाज में चावल, जौ, चना, रागी आदि थे। वही जानवर की बात करें तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े आदि पालतू पशु थे। लौह के उपकरणों का प्रयोग भी करते थे। वही समाधियों की खुदाई में विभिन्न प्रकार के लौह उपकरण मिले, जैसे कि तलवार, कटार, त्रिशूल, चपटी, कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, छेनी, हसिया, चाकू, भाला। छोटे शस्त्र की बात करें तो ये भी मिला, छोटे शस्त्र, घोड़े के लौह उपकरण भी मिले यहाँ से। वही और महापाषाण युग से संबंधित बहुत से महापाषाणिक स्थल भी मिले। कर्नाटक के मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, आंध्र प्रदेश से नागार्जुनकोंडा, कदमपुर आदि महत्वपूर्ण स्थल थे, जो कि दोनों ऑप्शन कथन सही है। अब चौथा क्वेश्चन है इनमें से ताम्रपाषाण युगीन का कौन सा स्थल जो कि राजस्थान में है? तो राजस्थान में ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन है? तो डी गणेश्वर हो जाएगा, गणेश्वर। जिस काल में तांबा और पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया जाता था एक साथ, उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण का अर्थ है ताम्र मिस तांबा और पाषाण मिस पत्थर, यानी तांबा और पत्थर दोनों एक ही काल में प्रयोग होता था, इसलिए ताम्रपाषाण काल कहा जाता था। ये प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल तक फैली है। गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक लिखी जिसमें व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया और उत्तर भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति प्रचलन हुआ, जबकि दक्षिण भारत में पाषाणकालीन संस्कृति के बाद सीधे लौह काल की शुरुआत हुई। गणेश्वर जो कि राजस्थान के सीकर जिले के कौंतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है, यह 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में से सबसे पुरानी थी। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे पुरानी ये थी, इसलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति के जननी भी कहा जाता है। इसके प्रमुख स्थल हैं जैसे आहाड़, गिलुक, मरमी, बालाथल। इसका उत्खनन 1977 में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने किया। वही सोनगांव, यह ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जो कि जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। ये पुणे में सोनगांव, इनामगांव और चंदौली नामक महत्वपूर्ण जोरवे संस्कृति का स्थल है। एरन यह ताम्रपाषाणिक स्थल है, मालवा और कायथा संस्कृति के अंतर्गत आता है। एरन इसका क्षेत्र है नागदा, नवादा, एरन और गुगेरिया। इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे बीएस वाकंकर ने ही इसका अध्ययन किया। वही मध्य पूर्व पाषाण काल के 5 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पूर्व पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे किसका? तो फलक का आंसर होगा, फलक। मध्य पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जस्पर, जड, फ्लिंट का
आदि पत्थर प्रयुक्त होते थे। इसमें सल्क से बनी वस्तुओं का औजार, फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। वही फलक एक प्रकार का औजार होता था, पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता था। फलक संस्कृति मध्य पुरपाषाण काल को कहा जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल के हैं? तो हो जाएगा आंसर सेनुआर। सेनुआर उत्तर भारत में देखते हैं। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ किले, गुल मोहम्मद, राणा गुंडाई, जलीलपुर, सरायखोला ये नवपाषाण कालीन स्थल है। कश्मीर में झेलम नदी पर बूढ़ी और गुफा कराल। उत्तरी भारत में कोडीहा उत्तर प्रदेश, महरगढ़ा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार, सेनुआर बिहार। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में पांडु राजार ढेरी, सरू तरु असम, मारक डोला असम। प्रायद्वीपीय भारत में ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकाल, कुपगल, मास्की, संगलकल्लू, नागार्जुनकोंडा, पिकलीहल व उतनूर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु ये सब नवपाषाण युग के स्थल है। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? तो इसका हो जाएगा मध्यपाषाण काल। आंसर ए। मध्यपाषाण काल का आरंभ 9000 ईसा पूर्व में हुआ था, के आसपास में हुआ था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में सीएल कर्नाइल ने दिया था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? तो 1867 में सीएल कर्नाइल ने। लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे इन्होंने विंध्य क्षेत्र से। इसके पूरा स्थल की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण युग के पूरा स्थल। वहीं मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त पाषाण चित्र एवं शैल चित्र मध्य पाषाण युग के द्योतक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त जो पाषाण चित्र है एवं शैल चित्र है वो क्या है? मध्य पाषाण युग के द्योतक है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न पूरा स्थलों में से महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो कौन सा स्थल है जो महाराष्ट्र में नहीं है? तो इमामगांव महाराष्ट्र में ही है, नेवासा महाराष्ट्र में ही है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, लेकिन महेश्वर नहीं है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है। महेश्वर मध्य प्रदेश के खगौल जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक नगर एवं पर्यटक स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे बसा है। महेश्वर को महिष्मती के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में यह शहर होलकर राज्य की राजधानी था। वही महेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों में रामायण या महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। महेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो वो है ले मसूरिये। किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण का प्राप्त किया था? तो ले मसूरिये। तो नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने 1865 में किया, जो प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन लुबाक 1865 में प्रकाशित प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तक में किया था। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में विश्व में 9000 ईसा पूर्व में और भारत में शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में। नवपाषाण युग का विश्व में शुरुआत हुआ 9000 ईसा पूर्व में और भारत में शुरुआत हुआ 7000 ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में ले मसूरिये ने इस काल का प्रथम प्रशस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। 10 नंबर क्वेश्चन है, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे हैं? तो वो है हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। तो 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स क्लीवर परंपरा के शुरुआत की पुरापाषाणिक उपकरणों की खोज की। फिर जनवरी 1864 में फिर पल्लवरम से ही कई उपकरण प्राप्त किए, जैसे हस्तकुठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। हस्तकुठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कब खोजा? तो 1863 में, जो कि ऊपर में है 30 मई 1863। जो भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला कब? तो 1863 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्तकुठार मिला था कहाँ से? तो पल्लवरम से। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्तकुठार कहाँ से मिला था? पल्लवरम से। फिर मध्य पुरापाषाण कालीन पूरा स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो दमदमा को
पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर ने किया था। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसने किया था? तो पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर। मध्य पाषाण कालीन स्थल दमदमा, जो कि मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा का उत्खनन 1882 से 87 ईस्वी के मध्य हुआ, जो कि G.R. शर्मा के नेतृत्व में किया गया। यहाँ से पाषाण उपकरण एवं पशुओं की हड्डी सींग प्राप्त हुआ। यहाँ के पशुओं की हड्डियों को अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर। झील के किनारे 14 नंबर क्वेश्चन है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन है? तो झील के किनारे प्रारंभिक कृषि स्थल कौन है? तो लघुरा देव, जो कि संत कबीर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है। फिर से, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन है? लघुरा देव। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन है? लघुरा देव। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन है? लघुरा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे लघुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वहीं मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन 7000 ईसा पूर्व में, और जबकि लघुरा देव से जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य उपलब्ध है। तो नई खोज के मुताबिक आंसर लघुरा देव रहेगा। तो देंगे निम्न में से कौन से दो उत्खनित असूलियन स्थल है? तो आंसर होगा सी 1 और 4। तो चिरकी निवासा और हुसंगी। निम्न में से कौन दो असूलियन स्थल है? तो चिरकी निवासा और हुसंगी। दो उत्खनित असूलियन स्थल कौन है? चिरकी निवासा और हुसंगी। चिरकी निवासा और हुसंगी असूलियन स्थल है। असूलियन उपकरणों में हैंड-एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर आदि आते हैं, जो ज़्यादातर दक्षिण भारत और दक्कन में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में स्थित चिरकी निवासा है। महाराष्ट्र में है चिरकी निवासा नामक स्थल। निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। कर्नाटक में हुसंगी के तट से औजार निर्माण केंद्र के अवशेष मिले हैं। तो दो उत्खलित असूलियन स्थल कौन है? तो चिरकी निवासा और हुसंगी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी कि B 4 1 3। तो सबसे पहले हो जाएगा बीरभानपुर 1 नंबर, गुफा कराल 2 नंबर, 1 3, पहाड़ 3 नंबर, श्रावस्ती 4 नंबर। निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो पहला होगा बीरभानपुर, दूसरा गुफा कराल कश्मीर में है, पहाड़ तीसरा, श्रावस्ती चौथा। प्रश्न के अनुसार स्थलों का सांस्कृतिक क्रम बीरभानपुर, गुफा कराल, अहाड़ और श्रावस्ती है। बीरभानपुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित मध्य पाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन 1954 में किए बीबी लाल ने। वही गुफा कराल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह नवपाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन 1981 में AK शर्मा ने किया था। वही अहाड़, जो कि राजस्थान में है, बनास नदी घाटी में स्थित है, यह ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन सर्वप्रथम 1953 में AK व्यास ने किया। श्रावस्ती जो कि महाजनपद काल के बुद्ध काल के महत्वपूर्ण नगर है, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्कृति में मृतकों के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? किस संस्कृति में मृतकों के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? तो वो है जारवे संस्कृति। किस संस्कृति में मृतकों के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? जारवे संस्कृति। जारवे क्या है? ताम्रपाषाणिक स्थल है। ताम्रपाषाणिक स्थल है। मृतकों के निचले पैर दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। जारवे संस्कृति का विस्तार पश्चिम बंगाल में है। दामाबाद, जारवे निवासा, इमानगढ़, चंदौली, बहाल, प्रकाश प्रमुख जारवे संस्कृति के स्थल है। जारवे संस्कृति यद्यपि ग्रामीण थी, परंतु इसकी कई बस्तियां जैसे कि दामाबाद, इनामगाम, नगरीय अवस्था तक पहुंच गई थी। इनामगाम से वृत्ताकार झोपड़ियों की साक्ष्य मिली है। इनामगाम से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिली है।
विराम गम से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। निम्न में से मानव समूह में से कौन सा एक समूह बुद्धिमान प्रकार माना जाता है? निम्न में से कौन सा एक सबसे बुद्धिमान प्रकार माना जाता है? तो होमो निएंडरथैलेसिस। होमो निएंडरथैलेसिस। निम्न में से कौन सा सबसे बुद्धिमान प्रकार माना जाता है? तो होमो निएंडरथैलेसिस। होमो निएंडरथैलेसिस। होमो निएंडरथैलेसिस मध्य पूर्व पाषाण काल का मानव माना जाता है, जो कि दिए गए विकल्पों में ये सबसे बुद्धिमान प्रकार का मानव है। लेकिन होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने ही इसने ही सबसे पहले सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया तथा मृतकों को अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव यही था। होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने तन ढकने के लिए चमड़े से बने कपड़ों का भी प्रयोग शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस की बात करें तो होमो इरेक्टस निम्न पूर्व पाषाण काल का मानव माना जाता है। 19 नंबर है मुच्छत्तल चिंतामणि गवि एक पूरा पाषाणिक गुफा स्थल का संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से है। मुच्छत्तल चिंतामणि गवि एक पूरा पाषाणिक पुरातात्विक गुफा स्थल है। एक किस काल से है? तो उच्च पूरा पाषाण संस्कृति से।